आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की है और यह एक चंपू काव्य कृति है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कनकामर मुनि। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों, शिव सिंह सरोज की जो रचना है ये शिव सिंह सेंगर ने की है और इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। मित्रों, याद रखिएगा कि शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज ग्रंथ से। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के
कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो इसका सही उत्तर होगा 12वें अध्याय में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? यानी किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों बताना है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुवलय माल कहा। और मित्रों कुवलय माल कहा के रचयिता उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? कि परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा नूहे सिपहर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। और मित्रों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अवहट है, और कीर्ति पताका की बात करें तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका जिसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई, कि जय मयंक जस चंद्रिका रासो साहित्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न, सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? कि गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य की समय सीमा क्या रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न,
नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर यानी मैथिली में रचित व्याकरण, तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो वार्ता में। मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे सप्तक यानी 1951 की कविताओं को नई कविता का नाम से संबोधित किया जाने लगा था। यानी जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और उसमें जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा था। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करें तो 1952 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। बात करें अगले तथ्य की, यानी अज्ञेय ने जो पहली बार 1952 में रेडियो वार्ता में नई कविता का उल्लेख किया था, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 ईस्वी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मित्रों याद रखिएगा कि 1952 में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का उल्लेख किया, जो आगे चल कर के नए पत्ते नामक पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में ये प्रकाशित हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, 1944 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था नए लेखकों के लिए साहित्यिक संस्था थी? यानी 1944 में एक संस्था स्थापित हुई थी और वह जो संस्था है ये नए लेखकों के लिए एक साहित्यिक संस्था थी। उस संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। मित्रों याद रखिएगा कि परिमल संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नई कविता के विकास और प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बात करें अगले तथ्य की, इस संस्था द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओरिएंटल हॉल में एक नई कविता विषय के विचार पर गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था। आप याद रखिएगा कि जो परिमल संस्था थी इसके द्वारा एक गोष्ठी रखी गई थी। वो कब रखी गई? 19 फरवरी 1953 ईस्वी में, और इस गोष्ठी का प्रमुख विषय था नई कविता के ऊपर विचार विमर्श करना। और मित्रों याद रखिएगा कि इस गोष्ठी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने
नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे, तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित, यानी अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी।
बात करें आज के अगले प्रश्न की, डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात कर, नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। यानी आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं गद्य साहित्य को लेकर के, और गद्य साहित्य का जो प्रारंभिक उद्भव और विकास है आज की कक्षा में उन्हीं की चर्चा करेंगे। क्योंकि कल एक दो भाई बहनों का कमेंट्स आया था कि सर आप गद्य साहित्य भी करवा दीजिए, तो हम आज की कक्षा से शुरू कर रहे हैं गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। इसके बाद पढ़ेंगे कहानी विधा, निबंध विधा, उपन्यास विधा, जितनी भी यात्रा वृत्तांत संस्मरण है, इन सभी का अध्ययन करते रहेंगे। और मित्रों साथ साथ में प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, इनके जो लेखक और कवि हैं इनका जीवन परिचय भी पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न, चंपू काव्य। और मित्रों याद रखिएगा, चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राउलवेल। और इस राउलवेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउलवेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राउलवेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउलवेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है, और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है?
तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रे लगा है ना यहाँ पर, ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है। और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी। इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ। और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्वी या पूर्व हिंदी में ब्रजभाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल, और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खींचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग
वशिष्ठ जो रचना है ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है। और इसके रचयिता की बात करें तो रामप्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि हैं, कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, वाद की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्पसन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं, यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी नवीन, नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न,
प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी रचनाएं, ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है, ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है। यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों जो अज्ञेय है, इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे और ये जो 4 तार सप्तक है, इनमें जो पहला तार सप्तक है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है, यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में, और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आपके
आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। मित्रों, जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है, परंतु इसका प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु दूसरा साधन है। एक तो नवीन जीवन तथ्यों को जानने समझने का, तथा दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों का उन्हें अभिव्यक्त करने का यह एकमात्र साधन है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का। और मित्रों, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने ये तो कहा ही है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली बौद्धिक जागरूकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और मित्रों, अब हम चर्चा करें प्रयोगवाद की, यानी प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। यानी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो मित्रों, अब प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की चर्चा करें तो पहली प्रवृत्ति बौद्धिकता की अतिशयता। यानी प्रयोगवाद की सबसे बड़ी या सबसे पहली प्रवृत्ति की चर्चा करें तो प्रयोगवाद में भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण दिखाई देता है। और प्रयोगवादी कविता में न तो छायावादी काव्य के जैसी वायवीयता, अति भावुकता एवं कल्पना है, और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह है। इसलिए ये बौद्धिकता की अतिशयता पहली प्रवृत्ति है। दूसरा है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। यानी इसकी प्रयोगवाद की दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्रयोगवादी कविता सामाजिकता का निषेध नहीं करती, परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इसलिए यह घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो क्षणवाद को महत्व, यानी इनकी जो तीसरी प्रवृत्ति है ये क्षणवाद को महत्व देती है। यानी प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य और अनुभव का क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि इतिहास की अपेक्षा क्षण को महत्व देते हैं, और प्रयोगवादियों की तरह युगों के आधार पर काव्यों का काव्यानुभूति का इस स्वरूप तय नहीं करते हैं। और मित्रों, अज्ञेय की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है। यानी इनका जो तीसरी प्रवृत्ति है ना, क्षणवाद का महत्व, तो इससे संबंधित अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति भी है कि एक बूंद सहसा उछली तथा फिर हो गई पत्ती,
ये जो पंक्ति है यह क्षणवाद को के महत्व को दर्शाती है। बात करें अगली प्रवृत्ति की, श्रृंगार एवं काम भावना का उन्मुख चित्रण, यानी प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए हैं। अब बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की, नवीन राहों का अन्वेषण, यानी नवीन राहों का अन्वेषण। इन कवियों ने यानी प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया। ये परंपरा और रूढ़ि में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्व देते हुए रूढ़ियों का विरोध करते हैं, इसलिए ये नवीन राहों के अन्वेषण रहे। बात करें अगले प्रवृत्ति की, अति यथार्थवाद, यानी प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण रहा, जबकि प्रयोगवादी कवियों ने फ्राइड के मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान पर आधारित यथार्थवादी प्रकृति का परिचय दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो शहरी प्रेम दृष्टि, यानी प्रयोगवादी कवि शहरी है, इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावात्मक एवं काल्पनिक है, इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है, इनका प्रेम अशरीरी नहीं ही, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है, इसलिए ये एक शहरी प्रेम दृष्टि भी इनके काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। अगली बात करें तो भाषा की स्वच्छंदता, यानी प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया। अज्ञेय जी कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, ये जानने का माध्यम भी है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो प्रस्तुत विधान, और इससे अगली प्रवृत्ति नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग। और मित्रों आपको बता दें कि प्रयोगवादी जो कविता है, यानी प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग, यानी प्रतीक ही नहीं बिंबों का प्रयोग भी इसमें किया गया है, और यथार्थ की जटिलता सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ये प्रतीक हुए हैं। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो नवीन उपमानों का प्रयोग। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। और मित्रों रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। और मित्रों याद रखिएगा कि भाग्यवती का जो रचना काल है वो 1877, और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता सरदाराम फ्लोरी है। और मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेनाथ शर्मा ने भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। अगला प्रश्न, शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। और मित्रों याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। और मित्रों यह एक उपन्यास न होकर के एक कहानी है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। मित्रों याद रखिएगा कि जो भूतनाथ उपन्यास के इसके रचयिता देवकी नंदन खत्री है, लेकिन यह उपन्यास पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद इस उपन्यास को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था। अगला प्रश्न,
मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। और इसका रचना काल, अगर इसके रचना काल की बात करें तो 1925 में इसकी रचना की गई। मित्रों याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के जो पहले उपन्यास थे वो अरबी फारसी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उनका उपन्यास कायाकल्प है, जिसका रचना काल 1925 है। अगला प्रश्न है, भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र सुमन किस उपन्यास में चित्रित है? कि भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र और उसका नाम है सुमन, यह किस उपन्यास में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा सदन। और मित्रों याद रखिएगा कि सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसकी रचना 1918 में की गई थी। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है, यानी मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। अब बात करें अगले प्रश्न की, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? यानी मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्मभूमि का जो रचना काल है 1932 ईस्वी है। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्मभूमि उपन्यास का नायक अमरकांत व नायिका की बात करें तो मुन्नी है, जो एक अधिकारी है। अब बात करें अगले प्रश्न की, प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? यानी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। और मित्रों याद रखिएगा कि गोदान का जो रचना काल है वो 1935 है और डॉक्टर नगेंद्र इसका रचना काल 1936 मानते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ अगर उपन्यासों की बात की जाए तो वह उपन्यास भी गोदान है। और मित्रों डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास। यानी मित्रों याद रखिएगा कि सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित हैं और गांधी दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ यह मनोवैज्ञानिक सामाजिकता पर भी आधारित उपन्यास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है, तो भगवती चरण वर्मा। अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसमें पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा कामरेड। और मित्रों याद रखिएगा कि दादा कामरेड जो उपन्यास है इसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न,
यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा झूठा सच। और मित्रों याद रखिएगा कि यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। अगर इसके प्रथम खंड की बात करें तो इसका प्रथम खंड वतन और देश शीर्षक से 1958 में प्रकाशित हुआ था, और अगर इसके दूसरे खंड की बात करें तो देश का भविष्य शीर्षक से 1960 में प्रकाशित हुआ था। यानी झूठा सच। अगर इसके खंडों की बात कर दी जाएगी तो 2 खंड रहेंगे। बात करें अगले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध चिंतामणि से। अगला प्रश्न, रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? यानी रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास है जो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा कब तक पुकारूं। और इसके रचना काल की बात करें तो 1957 में ये रचित है। और मित्रों याद रखिएगा कि कब तक पुकारूं यह एक आंचलिक उपन्यास है। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राही मासूम रज्जा का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? राही मासूम रज्जा का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। और मित्रों ये आधा गांव जो उपन्यास है ये 1966 में लिखा गया। और याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उबारा गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राही मासूम रज्जा का वह कौन सा उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। और मित्रों अर्धनारीश्वर के रचना काल की बात करें तो 1992 ईस्वी 1892 ईस्वी में इसका रचना काल, ये 1992। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका सही उत्तर होगा मुझे चांद चाहिए। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद मिश्र। और मित्रों इस उपन्यास पर व्यास सम्मान भी मिला है। यानी गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न, वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है? यानी वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा तेरी मेरी उसकी बात। और मित्रों ये तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचना काल की बात करें तो 1974 में ये लिखा गया। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता यशपाल है। अगला प्रश्न, धरती धन न अपना, धरती धन न अपना जिसका रचना काल 1972 है, उपन्यास किसका है? धरती धन न अपना उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर का। और मित्रों याद रखिएगा कि इस उपन्यास में हरिजन
यानी हरिजनों की व्यथा को व्यापक संवेदना के साथ उजागर किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था तथा मुंशी प्रेमचंद की वह रचना कौन सी है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है, यानी मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला। और मित्रों याद रखिएगा, निर्मला का रचना काल 1927 है और इसकी बात करें तो इसकी मुख्य नायिका निर्मला है तथा नायक की बात करें तो मुंशी तोताराम इसके नायक हैं। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा कि जो इरावती उपन्यास है यह अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों याद रखिएगा कि मुक्तिबोध का रचना काल 1965 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। और मित्रों याद रखिएगा कि मानस का हंस जो उपन्यास है इसके रचयिता अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल। और मित्रों मेला आंचल का रचना काल
1954 है। और आप सभी से एक प्रश्न कि जो मेला आंचल उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा भंगियों के संघर्ष का। मित्रों, अमृतलाल नागर का जो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है इसमें भंगियों के संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास का जीवन चरित्र वर्णित है। अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास के जीवन चरित्र वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा खंजन नयन। और मित्रों, खंजन नयन उपन्यास के रचना काल की या समयावधि की बात करें तो 1981 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। और मित्रों, झांसी की रानी जो उपन्यास है इसका रचना काल 1946 है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है। यानी जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की जो वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है, तो इसका सही उत्तर होगा मुर्दों का टीला। और मित्रों, याद रखिएगा कि मुर्दों का जो टीला उपन्यास है ये 1948 में लिखा गया। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार रांघेय राघव हैं। अगला प्रश्न, सो अजान एक सुजान व नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं। यानी सो अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं। यानी शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष तथा बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अब बात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा श्री रामानुजाचार्य। यानी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है। यानी रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है या फिर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विष्णु स्वामी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म संप्रदाय। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे। यानी इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किस आचार्य से है। पुष्टि मार्ग का संबंध किस आचार्य से है, तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य से। और मित्रों, आप सभी से फिर से एक प्रश्न कि वल्लभाचार्य ने के द्वारा संपादित जो पुष्टि मार्ग है इसमें पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है। और दूसरा प्रश्न आपसे
कि अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की थी। यानी अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की थी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, जाम्बोजी या जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। जाम्बोजी या जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो इसका सही उत्तर होगा विश्नोई संप्रदाय। मित्रों याद रखिएगा कि विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम थे, 20 धन 9। तो इस प्रकार ये शब्द बना बिश्नोई, यानी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हित हरिवंश, यानी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया था। अगला प्रश्न, सखी या हरिदासी संप्रदाय का संबंध किससे है। यानी सखी या हरिदासी संप्रदाय किसने चलाया था। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी हरिदास ने। अगला प्रश्न, संत जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। संत जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो इसका सही उत्तर होगा सतनामी संप्रदाय। मित्रों याद रखिएगा कि हमारे द्वारा जो आज की क्लास में ये जितने भी संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वह या तो कूट भाषा का प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्रमुख संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो संत जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, पर ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है। पर ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा संत दादू दयाल से। और मित्रों याद रखिएगा कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद या दर्शन, यानी द्वैतवाद दर्शन का संबंध किससे है। द्वैतवाद दर्शन का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य से। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो इसका सही उत्तर होगा गौड़ीय संप्रदाय। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संत जीवाराम। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, दास्य भाव या शरणागति भक्ति का संबंध किससे है। दास्य भाव या शरणागति भक्ति का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो इसका सही उत्तर होगा साधो संप्रदाय। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद यानी पर ब्रह्म, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। यानी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछ लिया जाए, अगर दर्शन में आपसे पूछ लिया जाए शुद्धाद्वैतवाद, तो उत्तर होगा वल्लभाचार्य। और मित्रों वल्लभाचार्य जी ने, यानी सूरदास के गुरु की बात की जाए तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा था कि तुम जो दास्य भाव की भक्ति है इसको छोड़ करके सख्य भाव की भक्ति करो। और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद में सूरदास जी ने दास्य भाव की भक्ति छोड़ करके सख्य भाव की भक्ति आरंभ की थी। और मित्रों अष्टछाप में जो 8 शिष्य हैं, यानी 8 जो भक्त कवि हैं, उनमें 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के और 4 इनके पुत्र, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य के हैं। इस प्रकार 8 कवियों की जो मंडली है उसी को हम अष्टछाप कहते हैं।
तो अब मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा कि अष्टछाप का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो तो ले। यह पंक्ति सूरदास के विषय में किसने कही? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मीमांसा दर्शन से संबंधित है, यानी मीमांसा दर्शन से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैमिनी, यानी जैमिनी का संबंध मीमांसा दर्शन से है। अगला प्रश्न, द्वैता द्वैतवाद से किसका संबंध है? द्वैता द्वैतवाद से किसका संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य से, यानी द्वैता द्वैतवाद का संबंध निम्बार्काचार्य से है। और मित्रों निम्बार्काचार्य जी द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम है वेदांत परिजात भाष्य। अगला प्रश्न, विशिष्टा द्वैतवाद का संबंध किससे है? विशिष्टा द्वैतवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। और मित्रों रामानुजाचार्य के ग्रंथ की बात करें तो श्री भाष्य, यानी रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की थी। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका सही उत्तर होगा अद्वैतवाद से। आज की कक्षा का अगला प्रश्न, वैरागी दल के प्रवर्तक कौन हैं? वैरागी दल के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बादरायण। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? यानी रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 वर्गों में विभक्त किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां कौन सी है? यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकालीन कवियों की जो 3 श्रेणियां बनाई गई तो वो 3 श्रेणियां कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी उन्होंने रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें एक तो रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को या रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो बद्ध रीति और एक तो मुक्त रीति। अगला प्रश्न, रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, उन्हें कहा जाता है। यानी रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं किया, वरन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से वे पूर्णतः मुक्त रहे, उन कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त कवि। यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहे गए, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य कवि थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन किया ही नहीं, वे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न, प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा। मित्रों याद रखिएगा कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आप जो भी रीति मुक्त कवि है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहले कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, यानी ये जो 5 कवि है ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते अपितु कविता को मानते हैं। यानी रीति मुक्त जो कवि है वो कविता को धन कमाने या यश प्राप्त करने का साधन नहीं मानते बल्कि वे कविता को क्या मानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साध्य। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कविता के निर्माण की नहीं कविता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कही है। यानी किसके अनुसार कविता को कविता के निर्माण की नहीं बल्कि कविताओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। यानी घनानंद का मानना है कि जो कविता है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी कविताओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। और मित्रों इससे संबंधित घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग है लागी कविता बनावत, कि लोग है लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। यानी घनानंद ने कहा है कि लोग कविता बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपनी कविता यानी मैं तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो वजूद है, उसकी कविता बना रहा हूँ। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व क्रीड़ा परक न होकर कैसा है? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वह वासना जन्य एवं क्रीड़ा परक नहीं होकर कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकनिष्ठ एवं सीधा। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, जिसमें छल कपट किसी प्रकार की भावना का समावेश नहीं है। और इससे संबंधित भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। यानी अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यानी रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर किसकी ओर उन्मुख होता गया? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था, और लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर वह किसकी ओर उन्मुख होता गया? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरोन्मुख। मित्रों याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था पहले वो व्यक्तिगत प्रेम था, और धीरे धीरे वही व्यक्तिगत प्रेम फिर ईश्वरोन्मुख यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो प्रेम है उनकी प्रेमिका सुजान से शुरू होकर फिर अंत में जब वो वृंदावन में गए और वहाँ जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो उनका द्वारा जो सुजान शब्द है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता गया, और अंत में उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। अगला प्रश्न,
रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं। यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों, जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण और उनका पूरा परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के फिर से अलग अलग कवि का अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आलम, यानी जो रीति मुक्त कवि है आलम। मित्रों याद रखिएगा कि विक्रम संवत 1740 से 1760 तक इनका कविता काल माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं होती। और मित्रों याद रखिएगा कि जो 1740 से 1760 ये विक्रम संवत है, ये इनका कविता काल रहा। और आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है आलम केली। बात करें आज के अगले प्रश्न की। घनानंद, यानी रीति मुक्त काव्य धारा के दूसरे कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और मित्रों रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं, यानी रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो घनानंद। और अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो कृपा कंद, सुजान हित, कोक सागर, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें रीति मुक्त काव्य धारा के तीसरे कवि की तो तीसरे कवि का नाम है बोधा। और मित्रों इनका जन्म 1747 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु के संबंध में इनकी किसी प्रकार की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती। और अगर आपको बोधा के मृत्यु के संबंधित कोई तिथि प्राप्त होती है तो या याद है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मित्रों बोधा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोधा के द्वारा प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई उनके यानी उनकी दो रचनाएं प्रमुख है, विरह वारिश और इश्कनामा। अगला प्रश्न, ठाकुर, यानी रीति मुक्त काव्य धारा के चौथे जो कवि है उनका नाम है ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी व मृत्यु 1823 ईस्वी को हुई। और मित्रों इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ठाकुर की भी प्रमुख रचनाएं दो ही मानी जाती है, एक ठाकुर टशक और दूसरा ठाकुर शतक। बात करें अगले कवि की और रीति मुक्त काव्य धारा के यानी अंतिम जो कवि है उनका नाम है द्विज देव। मित्रों याद रखिएगा कि द्विज देव का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी को हुई। और द्विज देव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा, यानी द्विज देव की जो भी रचनाएं हो सारी की सारी श्रृंगार बत्तिका, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, यानी रीति मुक्त काव्य धारा की। अब अगले प्रश्न में हम रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो आत्मपरक शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो विरह, पीड़ा, वेदना वगैरह की तीव्र अनुभूति का ईमानदारी से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्राचीन परंपरा का त्याग, यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने जो प्राचीन काव्य परंपरा थी उसका त्याग किया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो समवर्ती जीवन से प्रेरणा, यानी समवर्ती जीवन से प्रेरणा। अगली प्रवृत्ति है रहस्यात्मकता का पुट। अगली प्रवृत्ति का बात करें तो कल्पना की प्रमुखता। अगला भाव प्रधानता। अगली प्रवृत्ति है मार्मिकता पर ध्यान। और मित्रों अब अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अलंकारिकता का खंडन। और मित्रों सबसे अंतिम प्रवृत्ति की बात करें और सबसे प्रमुख स्वच्छंदता। और स्वच्छंदता ही रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। और अब बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त कवियों के काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया,
ये बात आप याद रखिएगा कि रीति मुक्त जो कवि है, इन्होंने यानी रीति मुक्त कवियों ने काव्य शास्त्र के जो नियम थे रस छंद अलंकार से संबंधित, उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते थे। और मित्रों, रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में ये बातें देखने को मिलती है। और मित्रों, रीति मुक्त काव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिएगा। इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है, यानी जितने भी रीति मुक्त कवि हैं उनके जो प्रेम वर्णन में वियोग यानी संयोग की जगह वियोग की प्रधानता मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात करें तो इनके प्रेम में शुद्ध शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। अगली तथ्य की बात करें तो इनका प्रेम एकनिष्ठ व सीधा सरल है। बात करें आज के अगले तथ्य की, इनके काव्य में दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे विरक्तिपूर्ण उपमानों का प्रयोग हुआ है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें तो इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। और मित्रों, अगली विशेषता की बात करें तो इनके काव्य में मार्मिकता पर ध्यान दिया गया है। और अगली जो विशेषता है रीति मुक्त काव्य धारा की, इनके काव्य में कल्पना की प्रमुखता है। और मित्रों, अब रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित जो अंतिम विशेषता है वह है इनके काव्य में रहस्यात्मकता का पुट है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वह है रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि घनानंद का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लेकर के, यानी अगली कक्षा में हम रीति मुक्त से संबंधित प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला संप्रदाय सनक संप्रदाय, और सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। मित्रों, ये कूट भाषा का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तरफ संप्रदाय, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक, फिर पूछा जाएगा कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, या फिर सुमेलित कीजिए। ये 3 प्रकार से प्रश्न आपसे इससे संबंधित पूछा जा सकता है। अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो विष्णु स्वामी। अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य जी। अब बात करें आज के अगले संप्रदाय की। अगला संप्रदाय है रामावत संप्रदाय, और मित्रों, ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद। अगला प्रश्न विष्णोई संप्रदाय, और विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा संत जाम्बोजी, और जिन्हें जम्बनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, संत जाम्बोजी द्वारा कुछ नियम दिए गए थे, यानी इनके द्वारा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों की संख्या कितनी है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला संप्रदाय है उदासी संप्रदाय, और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीचंद। और मित्रों, श्रीचंद ये गुरु नानक के पुत्र थे जिन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी हित हरिवंश, यानी स्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया था। अगला संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय, और मित्रों, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। अगला संप्रदाय चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला संप्रदाय है साधो संप्रदाय, और साधो संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा संत वीरभान, यानी संत वीरभान ने साधो संप्रदाय चलाया था। अगला संप्रदाय है सत्यनामी या सत्यनामी, यानी सत्यनामी या सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा संत जगजीवन दास। अगला संप्रदाय है
स्वसुखी शाखा यानी स्वसुखी संप्रदाय या फिर स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरण दास। और अगली जो संप्रदाय है तत्सुखी संप्रदाय, और तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा संत जीवाराम। यानी स्वसुखी शाखा के रामचरण दास और तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम थे। अब अगला प्रश्न, भक्ति काल से संबंधित प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। यानी भक्ति काल से संबंधित प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो सबसे पहले हम बात करें अद्वैतवाद जो दर्शन है, इसके प्रवर्तक कौन थे? यानी अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय भी चलाया था। अब बात करें विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अब बात करें आज के अगले दर्शन की, द्वैतवाद। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? या फिर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि द्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से है, तो संप्रदाय आ जाएगा ब्रह्म संप्रदाय। लेकिन प्रश्न बन रहा है यहाँ पर द्वैतवाद के प्रवर्तक, यानी द्वैतवाद जो दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य। अगला बनेगा प्रश्न अपना कि द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कि द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। अगला संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। और मित्रों, वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय चलाया था। और पुष्टि संप्रदाय ये वल्लभाचार्य जी से संबंधित है, तो शुद्धाद्वैतवाद भी वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। अगला संप्रदाय है अपना योग दर्शन। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है पतंजलि। और अब आप सभी से एक प्रश्न कि शाक्य दर्शन के प्रवर्तक या शाक्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, भक्ति काल से संबंधित गुरु शिष्य यानी प्रमुख गुरु शिष्य परंपरा। यानी अब हम पर बात करेंगे प्रमुख संतों और उनके जो गुरु हैं उनसे संबंधित। सबसे पहले बात करें कि गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्येंद्रनाथ। मित्रों याद रखिएगा कि गोरखनाथ ने एक पंक्ति कही है कि जाग मच्छंद्र गोरख आया। तो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु यानी गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न बनेगा अपना कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य जी। और मित्रों याद रखिएगा कि सूरदास जी पहले दास्य भक्ति किया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में आने के बाद ये सक्के भाव की भक्ति करने लगे। अब आप सभी से एक प्रश्न कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगले भक्त कवि की बात करें तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नरहरि दास है। अगला प्रश्न, रामानंद के गुरु कौन थे? यानी रामानंद के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कांचीपूर्ण। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा संत रैदास। अगला प्रश्न, नाभादास के गुरु कौन थे? नाभादास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अग्रदास। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नारद मुनि। अगला हमारा प्रश्न है जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शेख मोहिदी। और दूसरी जगह यानी कई जगह शेख मोहिदी नाम मिलता है तो कई जगह नाम मिलता है शेख अशरफ। तो आप दोनों याद रखिएगा। और ऑप्शन में या तो आपको दोनों मिलेंगे, दोनों मिले तो शेख मोहिदी करना, और अगर
दोनों में से एक मिले तो आप शेख मोहिदी हो तो मोहिदी वाले को टिक करना है, और नहीं तो शेख अशरफ वाले को। अगला प्रश्न, उस्मान के गुरु कौन थे? उस्मान के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हाजी बाबा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिहारी के गुरु कौन थे? बिहारी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नरहरि दास। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।